अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर थॉमस वाइट के बेहतरीन और फेमस पोम फॉरगेट नॉट येट, जिसका ओरिजिनल नाम जो है वो द लवर बिसीज टू हिज बिलव्ड। ये उसका ओरिजिनल नाम था, जिसको बाद में जो है फॉरगेट नॉट येट से भी पुकारा जाने लगा, क्योंकि इसमें जो राइटर है, जो ऑथर है, जो पोइट है, वो बार बार जो है वो अपनी मिस्ट्रेस को, अपने बिलव्ड को, वो यही कहता है अपने बिलव्ड को, फॉरगेट नॉट येट, अभी नहीं भूलो। तो सर थॉमस वाइट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम उसको राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, पोइट को। सर थॉमस वाइट जो हैं वो 16th सेंचुरी के पॉलिटिशियन, इंग्लिश पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर और लिरिक पोइट होने का उन्हें एजाज़ हासिल है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। ये 1503 में जो है वो एलिंगटन कैस्टल, जो कि कैंट में मेडस्टोन के करीब वाक़ है, वहाँ पैदा हुए। उनकी फैमिली का तल्लक यॉर्कशायर से है और यॉर्कशायर से था, और उनकी वालदा का नाम जो था वो एनी स्किनर है, जबकि उनके वालिद का नाम हेनरी था। उनके वालिदैन को रिचर्ड III ने बहुत टॉर्चर किया, हत्ता कि उन्हें कैद भी कर दिया गया था। उन्होंने अपनी तालीम जो है वो ST जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से मुकम्मल करने के बाद कोर्ट ज्वाइन कर लिया, और किंग की सर्विस में आने के बाद उनको बहुत से जो हैं वो डिप्लोमेटिक मिशंस दिए गए। उनके प्रिंसिपल पैटर्न का नाम थॉमस क्रॉमवेल था, जिनकी वफ़ात के बाद उनको अब्रॉड से वापस बुलाकर 1541 में कैद कर दिया गया। कैद से आज़ाद होने के बाद थोड़े अरसे बाद ही उनकी जो है वो डेथ हो गई। उनकी पोम कोर्ट में बहुत मशहूर थी, और कुछ पोम्स को जो है अनाउंसली एक वर्क में जिसका नाम द कोर्ट ऑफ रेनर्स था, उनमें पब्लिश किया गया। कि पहली किताब उनकी वफ़ात के 15 साल बाद पब्लिश हुई, जिसका नाम था टोटलस मिसैलनी। ये भी कहा जाता है कि उनको जो है वो एनी बोलेन के साथ अफेयर था, जिसकी बिना पर उन्हें कैद भी किया गया, लेकिन उनके और उनके वालिद के थॉमस क्रॉमवेल के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके इम्पोर्टेंट पोम्स की हम बात करें तो टू हिज लूट, द अपील, फॉरगेट नॉट येट, द फ्ली फ्रॉम मी, द पिलर पेरिश्ड, ब्लेम नॉट माई लॉर्ड। तो ये थे उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान लिखे और बहुत ही मकबूल हुए। तो अब हम बात करते हैं इस पोम के इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पोम के अंदर मेजर थीम्स कौन से हैं और किन चीज़ों को इस पोम में हाईलाइट किया गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसका पोम का टाइटल है द लवर बिसीज टू हिज मिस्ट्रेस। बिसीज का मतलब होता है मिन्नत करना, ठीक है, मिन्नत समाजत। तो ये उसका टाइटल था पहले, उसको बाद में फॉरगेट नॉट येट के नाम से भी बुलाया जाने लगा। तो फॉरगेट नॉट येट ये एक बहुत ही सिंसियर और पैथेटिक नज़म है, जिसे सर थॉमस ने लिखा। सर थॉमस वाइट पहले शायर था जिसने ट्रूथफुलनेस और इमोशंस को सॉन्ग्स और लिरिक्स में एक्सप्रेस करने का हुनर हासिल किया। उनकी पोइट्री में हमें ज़्यादातर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशन मिलते हैं। ये उनकी जो पोम है, ये भी उनकी एक पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को डिपिक्ट करती है। ये पोम क्या है कि दरअसल शायर का अपने बिलव्ड को एक अपील है कि वो उसे भूल ना जाए। फॉरगेट नॉट येट। शायर ने इसके लिए बहुत सी हर्डल्स को फेस किया। उसके जो बाद में जो रवैया जिस तरह हो गया, जो नफ़रत अमेज़ रवैया हो गया, उसको उसने जो है वो बर्दाश्त किया। इंतज़ार की जो तकलीफ़ है, और फिर उसने वो जितना वो साबित कदम रहा, शायद ही उसका कोई और जो दोस्त हो या जो उसे चाहता हो वो ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा रहा, ठीक है। अपनी महबूबा की बात कर रहा है कि जिस तरह मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, शायद ही कोई और होगा जिसने तुम्हारा इस तरह इंतज़ार किया होगा। तो वो इसलिए कहता है कि वो उसे ना भूले। डोंट लीव योर टाइम टेस्टेड लव।
बड़ी मुश्किल है उसने वो बड़ी मुश्किल जो है वो उसने फेस की है और वो उसकी टेंशन और ट्रस्ट और हार जीता है, वो इसके लिए उतनी उसने कुर्बानियाँ दी हैं। वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी इस पोम के अंदर डिस्कस करता है बार बार, और उसे वो पास्ट का ज़माना याद दिलाता है कि किस तरह उसने वो सब कुछ किया, किस तरह वो करीब आए तो वो उसे अभी ना भूले। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहता है कि वो कभी भटका नहीं, उसने कोई गलती नहीं की। और वो ये भी कहता है कि तुमने ख़ुद मुझे अप्रोच किया था, यानी पोइट जो है वो उसकी चॉइस थी, वो ख़ुद उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। और अब भी जब इसकी लाइफ में कोई दूसरी मिस्ट्रेस नहीं है तो भी वो उसकी तरफ ही है और अभी तक भटका नहीं। तो ये इस तरह की जो है वो उसने अपने बेसिकली ये जो पोम है इसमें वो राइटर की जो अटेंशंस थी वो मिस एनी की तरफ थी। मिस एनी कौन थी? वो मिस एनी को बाद में किंग ने अप्रोच किया और अपनी मिस्ट्रेस बना लिया था। यहाँ से ये बात भी ज़ाहिर होती है कि जो किंग था उसने एनी का कहीं और पे रिलेशन की बिना पर भी इसे कैद कर दिया, क्योंकि मैंने ना बायोग्राफ थोड़ा सा ऑथर के डिस्कशन में देखा कि इसको कैद भी हुई थी। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से ज़ाहिर होता है। तो मिस एनी के साथ ये अपने लव का इजहार में ये वाली पोम लिखते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन इस पोम का। अब हम बढ़ते हैं इस पोम की समरी की तरफ। पोम के आगाज़ में पोइट अपने बिलव्ड को कहता है कि उसने इसके लिए जो एफ़र्ट्स की हैं, जो हार्डशिप बर्दाश्त की हैं, वो उसे ना भूले, और इस रिक्वेस्ट पर एम्फसाइज़ कर रहा है। वो कहता है कि उन दिनों को ना भूलना जब हमारी कोर्टशिप का आगाज़ था, जिन्हें हमारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। हमारे मिलने से पहले, यानी हमारी लव लाइफ से पहले, ज़िंदगी बिल्कुल वीरान थी। मैं किस तरह लाइफ गुजार रहा था, तुमने किस तरह गुजारी थी, लेकिन जब हमारी लव लाइफ स्टार्ट हुई तो हर तरफ हरियाली थी। मैंने तुम्हारे लिए जो तकलीफ़ बर्दाश्त की, जो कुर्बानियाँ दी, उन्हें मत भूलना। इन दिनों को मत भूलना जब मैं तुम्हारे तुम्हारी यस का, तुम्हारे हाँ का इंतज़ार करता था, बेसब्री से तुम्हारे बुरे रवैये को बर्दाश्त करता था। मत भूलना कि मैं हमेशा ही साबित कदम रहा हूँ। मैं तुम्हारे एजाज़ में कभी भी कोई गलती नहीं की, ना ही मैं कभी तुम्हारे लिए कोई नुकसानदा साबित हुआ हूँ। फिर पोइट जो है वो मज़ीद कहता है कि वो अपनी बिलव्ड का इंतखाब भी उसने ख़ुद ही चूज़ किया था। यानी वो अपनी महबूबा को कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने ही मुझे अप्रोच किया था, तुमने एक लंबे अरसे तक मुझसे मोहब्बत की, मुझसे मुखलिस रही, और मैं हमेशा साबित कदम रहा। और इस जो है वो नज़म में पोइट अपनी महबूबा को याद करवाना चाहता है कि किस तरह वो हमेशा उसके साथ होनेस्ट और सिंसियर रहा, और उसके लिए वो क्या सेंटिमेंट्स रखता था, और वो उसकी अफेक्शन, हार्डशिप और ग्रेट ट्रैवल को ना भूले। सर थॉमस को सर थॉमस के जो ज़्यादातर पोम्स का फोकस था वो वुमनहुड और लव पर ही बेस करता था। तो ये उस पोम की समरी है। इस पोम में बेसिकली वो उसकी लव और उसको वो याद करवाने के चक्कर में सारी पोम उसने लिख दी है कि वो इस लम्हे को, उन दिनों को ना भूले जब वो साथ थे। फॉरगेट नॉट जेट, ये सारी बातों को वो बार बार रिपीट करता रहता है। एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, इस पोम के एनालिसिस की तरफ। तो सर थॉमस वाइट जो थे वो एक 16वीं सेंचुरी में उनको आल्दो वो भी कोर्ट में मेंबर थे और वहाँ पे वर्क करते थे, लेकिन वो दिल के थोड़े से सिंसियर, ट्रू और लॉयल टाइप पर्सन थे और इमोशनल थे। लेकिन उस कोर्ट में जो थे ना बाकी मिस्ट्रेस भी और लेडीज़ भी, वो सब क्या थे, वो बस एक वक्ती इमोशंस को यूज़ करते थे और फिर यानी कि अपने पार्टनर्स बदलते रहते थे, अपनी डिवोशन, अपने इमोशन सब कुछ बदलते रहते थे। लेकिन सर थॉमस वाइट थोड़े से डिफरेंट टाइप के पर्सन थे। तो ये पोम भी इसी बात पे बेस करती है कि वो अपनी सिंसियरिटी, अपनी लॉयल्टी को बार बार कहता है कि मैं इस तरह रहा, तुम में भी इस तरह होना चाहिए। ये सब चीज़ें वो याद दिलवाता है अपने जो है वो अपनी लेडी को। सर थॉमस के बारे में ये मशहूर था कि उनका जो है वो एनी के साथ अफेयर था। अब एनी कौन थी? अब एनी ने जो किंग के साथ शादी हो गई थी बाद में, तो ये उस चीज़ को जो है वो इस वजह से सर थॉमस वाइट को कैद भी रहना पड़ा था। तो जो पोइट है उसकी ज़्यादातर नज़में जो हैं वो लव और वुमेनहुड के बारे में हैं, लेकिन यहाँ पर लव दो लोगों के दरमियान मजबूत तल्लक, सिंसियर और ऑनेस्टी के लिए है। तो जो राइटर है उसने ये वाली पोम जो है अपनी बिलव्ड के लिए लिखी है कि तुम ना भूलना बिल्कुल भी, और हमारे दरमियान टाइम जो गुजरा है उसको जो है वो याद रखना था। इसलिए
फेयरवेल के तौर पर सर थॉमस ने ये एनी को डेडिकेट करते हुए ये पोम लिखी। इस पोम को ग्रेट इटालियन पोइट जिनका नाम फ्रांसिस्को पेट्रियार्क था उनके स्टाइल में लिखा गया। दरअसल में फ्रांसिस्को भी अपनी पोम्स में ज़्यादातर ऐसे मेल्स को पोर्ट्रे करते हैं जो कि वुमन के लिए अफेक्शन रखती हों। पहले स्टैंजा में स्पीकर की डिज़ायर की बात की गई है कि उसकी बिलव्ड उसको कंसीडर करे, उसे बिल्कुल भूल ना जाए, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत सी हार्डशिप बर्दाश्त की हैं। जैसे कि वो यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड यूज़ करता है, ग्रेट ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है अनअफोर्डेबल पेन। तो ये उसने यहाँ पे फ्रेज इस्तेमाल किया है अपनी हार्डशिप, अपने पेन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि लेडी के दिल पे को एक जीतना उसके लिए एक ग्रेट लेबर था। इस तरह इस स्टांजा की 4th लाइन में फॉरगेट नॉट येट का इस्तेमाल पोइट की डिज़ायर को एम्फसाइज करता है। इस तरह जो है वो सेकंड स्टैंजा में पोइट अपने बिलव से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो वक्त ना भूले जब वो मिले थे और उनका जो रिलेशनशिप था वो शुरू हुआ था। इसके लिए वो कौन सा वर्ड यूज़ करता है, सूट और सर्वर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। फॉरगेट नॉट येट का जो वर्ड है वो बार बार पोम में रिपीट किया गया। ये दरअसल रीज़न बताता है कि पोइट जो है वो अपने बिलव्ड को क्यों ना भूले। ये पोइट की लव को जो है वो उसकी जो लव की डेप्थनेस है और स्ट्रेंथ है उसकी तरफ इशारा है। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है कि वो अपने जो है इंजस्टिस है उसके बारे में बात करते पर जिस तरह जुल्म हुआ उसके साथ बुरा रवैया किया गया और जो उसने इंतज़ार किया उसके लिए वो सब कुछ वो ना भूले। पोइट दरअसल वो अपने बिलव्ड को कहना चाहता है कि वो इस रिलेशनशिप को डिसमिस ना करे। जबकि एक लेडी जो है वो बहुत बुरा सलूक और इंतज़ार करवाती है तो मेल्स के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसलिए पोइट ने अपने बिलव्ड को क्रूअल और स्कॉर्नफुल कहा है। वो कहता है कि अब वो सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकती और ये भी याद दिलाता है कि पोइट की वजह से ही इसे जो है वो कभी नुकसान भी नहीं पहुंचा। वो बहुत अर्सा साथ रहे और हमेशा एक दूसरे से फेथफुल रहे। अब फाइनल लाइन में पोइट जो है फॉरगेट नॉट येट की जगह फॉरगेट नॉट दिस का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो भी पोइट की अफेक्शंस जो हैं वो पोइट के साथ उसकी जो अफेक्शंस रही हैं और जो उसने ही पोइट का इंतखाब किया था, इसने हमेशा उसकी केयर की थी। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये नज़म जो है वो पोइट की अपनी लवर को रिक्वेस्ट है कि वो उसकी रिलेशनशिप को ख़त्म ना करे, लेकिन ये किसके इख्तियार में था। तो ये थी इस पोम की समरी को हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसका एनालिसिस था जिसको हमने डिस्कस किया कि उसमें वो बात क्या करना चाह रहा है और ये पोम जो है वो किस बारे में है। थीम्स की बात करें तो फॉरसेकन लव जो है वो इस पोम का फर्स्ट थीम है। ये इस नज़म का सबसे अहम थीम है। ये भी कहा जाता है कि थॉमस ने ये पोम एनी के लिए लिखी, ठीक है। उन्होंने पोइट को शायद छोड़ दिया था क्योंकि वो मलका बनने वाली थी ना, तो उन्होंने अपना इससे रिलेशन ख़त्म कर दिया था। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है फेयरवेल पोम के अंदर कि ऐसा ना करे, अपने पास्ट को याद करे, उसकी कुर्बानियों को जो है वो याद करे, जो उसने वक्त दिया था, जो टाइम गुजारा था, और फिर भी उसे उम्मीद है कि वो उसे याद रखेगी, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी थी। फॉरसेकन लव हमेशा ही पोइट का थीम रहा है। ये हमें उनकी बहुत सी पोम्स में भी नज़र आता है और कभी कभी पोइट जो है वो इसे आयरनिकली पॉलिटिकल सेंटिमेंट के तौर पर जो है पॉलिटिकल सेंटिमेंट को जो है वो कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वेट की जो टोन है वो ज़्यादातर बिटर होती है, जो कि उनके वर्क को उनके प्रोसीजर्स जैसा कि पेट्रियार्क और सक्सेसर जैसे शेक्सपियर जो उनसे डिस्टिंग्विश करता था। वेट की सोनट्स में हमें जो है वो डायनामिज़म्स और विटैलिटी मिलती है। उसके बाद उसका नेक्स्ट थीम है वो रिजेक्शन का है। ये थीम भी वुड के वर्क में वाज़ह नज़र आता है, जैसा कि द फ्ली फ्रॉम मी में शायर जो है वो शिकवा करता नज़र आता है कि यहाँ भी उसको महबूबा ने छोड़ने वाली है। यहाँ पोइट ये बताता है कि किस तरह एक मेल रिजेक्शन को फेस करता है, चूजिंग हिमसेल्फ नॉट बी डॉन्टेड बाय द फिकल नेचर ऑफ वुमेन। तो इधर भी इस पोम में भी जो है नहीं है, उसने रिजेक्ट करके किंग के साथ शादी कर ली थी, तो ये सब कुछ। उसके बाद जो है वो कोर्टली लव है नेक्स्ट थीम। वीट के बहुत से वर्क की सेटिंग्स ट्यूडर कोर्ट है और उसके थ्रू ज़्यादातर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर किया जाता है। वीट दरअसल हेनरी VIII की वाइफ एनी बोलेंड को कोर्टिंग कर रहे थे कि उनका जो रिलेशनशिप चल रहा था, तो ये इस पोम को उस पोम को उसके डेडिकेट किया था और इस पोम इस वक्त के लोगों उनके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद चेंज, ये भी वीट की पोम्स में एक पॉपुलर थीम है। तब्दीली पर हक, वक्त के साथ साथ इंसान जो है उसके साथ साथ हालात बदलते रहते हैं
वो लवर्स जिसे उसने खुद चूज़ किया था अब उसे छोड़ देगी। जैसे कि पोइट्स अपनी नज़म दे फ्ली फ्रॉम मी में कहते हैं कि वो महबूबा जो कभी नंगे पाँव से मिलने उसके चैम्बर में आती थी, उसके साथ ब्रेड खाने आती थी, अब उससे देखती भी नहीं है। तो चेंज जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो उस चेंज को वो उसने अपने थीम का हिस्सा बना लिया था। अपने पोम्स के अंदर वो बार बार इसके अंदर जिक्र करते थे। तो इस पोम के अंदर भी एनी जो है उसने वो भी चेंज कर लिया था। वो भी किंग के हेनरी के साथ उसकी शादी हो गई थी और उसने जो सर थॉमस विट थे उनको छोड़ दिया था। तो ये थी आज की हमारी पोम जिसको हमने डिस्कस किया। सर थॉमस विट की ये पोम थी। सर थॉमस विट 15वीं सेंचुरी लिटरेचर के जो हैं वो बहुत ही नुमायाँ राइटर थे, पोइट थे और उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर जो हैं वो इन थीम्स को इस्तेमाल किया था और अपने जो हैं वो पोम्स लिखी और अपनी पोम उनकी जो पोम्स हैं वो बहुत फेमस हुई थी। तो ये थी आज की हमारी पोम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।